Guys, welcome back to the another video. In today's video, we are going to discuss about the important short question and answer of environment and ecology. बेसिकली आपका AK2 यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कोड अगर आप इसे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो होगा BS 104 एंड अगर आप इसे सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो इसका सब्जेक्ट कोड आपके पास होगा BS 204। सो स्टार्ट करते हैं आज यूनिट नंबर 5 से। यूनिट नंबर 5 का नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड नेम सम ऑफ द लेजिस्लेशन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, पर्यावरण, और पॉलिसी का मतलब होता है नीति। यानी कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो उसकी पोजीशन और वैल्यू बताती है एनवायरमेंटल। सो इतना क्लियर है। द ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक स्टैंडर्ड निकालती है। और 14,001 स्टैंडर्ड स्टेट्स दैट एन एनवायरमेंटल पॉलिसी इज द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंटेंशन एंड डायरेक्शन फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि कोई एनवायरमेंटल पॉलिसी यानी पर्यावरण नीति होती है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक परफॉर्मेंस होती है, उसकी इंटेंशंस होती है और उसकी डायरेक्शन होती है एनवायरनमेंट के प्रति, जो कि एक्सप्रेस करी जाती है उसके टॉप मैनेजमेंट से। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है 2 मार्क्स में। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट एक्ट्स कंसीडर इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसमें आपको एक्ट्स बताने हैं। और प्रोटेक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, सुरक्षा। हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने दे रखे हैं, तो उसके बारे में बात करना है। और बेसिकली एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, वन शॉट, उसमें जाके आप उसे देख सकते हैं। और लेकिन 2 मार्क्स में इतना ही इनफ है जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो बात कर लेते हैं अब डिफरेंट एक्ट्स की, जो कि एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए इसमें मेन इंपोर्टेंट आपको उसकी ईयर याद रखें, 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, आपको सेकंड पॉइंट है आपका फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। ये 1980 में आया था, बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें अमेंडमेंट मेड हुए थे, यानी कि इसमें संशोधन हुए थे। संशोधन माने चेंजेस हुए थे 1988 में। तो आपको दोनों ही ईयर लिखनी पड़ेंगी। एंड थर्ड आपका एक्ट आया इंपोर्टेंट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी बचाव। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मतलब आपको पता ही होगा, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना, प्रिवेंशन माने बचाना। तो पानी को बचाने के लिए एक्ट आया था 1974 में। उसके बाद हमारा चौथा एक्ट है द एयर प्रिवेंशन यानी बचाव, और कंट्रोल माने नियंत्रण, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, इसमें एक्ट आया था 1981 में। और फिफ्थ एक्ट हमारा था द एनवायरमेंटल, यानी कि पर्यावरण को हमारा पूरा बचाना है, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बेसिकली आपको इसमें ईयर याद रखनी पड़ेंगी। और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एनवायरमेंटल पॉलिसी करती क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मेन मेन पॉइंट है, सस्टेनेबल एक्विजिशन, सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, सस्टेनेबल डिजाइन, गो ग्रीन ऑन एनर्जी मतलब पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन रिडक्शन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को हम बचा सकें, सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस फैला सके। बेसिकली एनवायरमेंट पॉलिसी के एक तरह से गोल्स आप मान सकते हैं। वैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा 7 मार्क्स में, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 2 मार्क्स में ना आकर के। तो उसके लिए मैंने 7 मार्क्स के लिए इसकी जो वन शॉट वीडियो बना रखी है EVS सब्जेक्ट की, उसमें एनवायरमेंटल पॉलिसी को एक्सप्लेन अच्छे से कर रखा है। पर्यावरणिक नीति नीति से बोलते हैं हिंदी में, तो उसको एक बार आप जरूर देख सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो वो एक बार आप जरूर देखें। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको ये ईयर याद रखनी है। प्रोटेक्शन का मतलब मैं आपको बताया था, प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा, यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो एक्ट है आया है वो कौन सा है, वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपको ईयर भी याद रखना है।
अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव माने गोल्स मान लो एक तरह से। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव था इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का हमें इसको सुरक्षा करनी है पर्यावरण की, और इम्प्रूवमेंट करना है। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ हैजार्ड टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रॉपर्टी, जितने भी क्रिएचर्स हैं लाइक, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं लाइक प्लांट एनिमल ह्यूमन, उनकी जो है हमारे हैजार्डस चीजों से प्रोटेक्ट करना है, यानी कि एक तरह से प्रिवेंट करना है, इसका गोल था। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट। हार्मोनियस क्या होता है? हार्मोनियस एक आया हार्मोनी वर्ड से। हार्मोनी का मतलब होता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी दोनों के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, यानी कोई बिना लड़ाई के, कोई बिना प्रॉब्लम के, बिना टॉक्सिसिटी के रिलेशनशिप हो। तो सेम हमारे ह्यूमन यानी हमारे और हमारे पर्यावरण के बीच में कोई टॉक्सिसिटी ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ये। तो ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी फॉरेस्ट को बचाना है इसमें हमें। ये आया था आपका 1980 में। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सेम नाम से ही निकल के आ रहा। प्रोटेक्शन माने सुरक्षा, कंजर्वेशन माने संरक्षण, हमें फॉरेस्ट को बचाना है। सेकंड, टू इंश्योर जुडिशियस यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को जुडिशियस यूज, यानी कि जो लीगल वे है उसी से तरीके से यूज करें, इलीगल तरीके से ना करें। जस्ट लाइक आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, उसमें जो चंदन की लकड़ियां होती है उसको इलीगल तरीके से यूज करते हैं। तो उस वो भी जो सारा जो केस आता है वो इसी के अंडर आता है। तो जुडिशियस यूज करना चाहिए हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन माने बचाना, एंड कंट्रोल माने नियंत्रण करना। इसका ईयर है 1974, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पहला ऑब्जेक्टिव सबका सबके नाम में ही छुपा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो आपको ये सब याद रखना है। प्रिवेंशन माने बचाना, कंट्रोल माने नियंत्रण करना, यानी पानी के ऊपर नियंत्रण रखना। एंड मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर, यानी कि पानी को गंदा ना होने देना, होलसमनेस उसकी बना के रखना। थर्ड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आप देख सकते हैं वाटर पॉल्यूशन के लिए जो अब सेंट्रल बोर्ड एमएनसी बनी हुई है, एमएलसी बनी हुई है, नगर निगम वगैरह, उन सब का गठन करना, ये इसका इसके अंदर ही आता है, वाटर एंड प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर प्रिवेंशन एक्ट। तो एयर प्रिवेंशन एक्ट आपका 2 मार्क्स में एक बार आ चुका है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इस इसमें डिफाइन करवाएगा, डिफाइन यही है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट with the view to carrying out the aforesaid purposes of boards for conferring on and assigning to such boards power and function relating thereto and for matters connected therewith। मतलब आपको इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो यही है कि प्रिवेंशन एक्ट का मतलब ये है एक तरह से एयर को प्रिवेंट करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना, और एबेटमेंट माने होता है रिमूवल, यानी एक तरह से लॉ। एयर से हमें क्या होता है? एयर से हमें पॉल्यूशन हो सकता है ना, तो उस पॉल्यूशन के ऊपर लॉ बनाया हुआ है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, व्हीकल से एयर पॉल्यूशन होता है, राइट? तो व्हीकल्स अभी मेनली जो 2 टाइप्स के होते थे पहले, पेट्रोल और डीजल। अब जो नया आया है वो ईवीज आई है, उनसे पॉल्यूशन कम होता है। तो अब जो रूल है एबेटमेंट लगाया गया है। एबेटमेंट क्या है कि पेट्रोल की गाड़ी 15 साल तक चलेगी और डीजल की गाड़ी 10 साल तक चलेगी। तो बेसिकली ये ही एयर प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आता है कि एयर को हमें प्रिवेंट करना है, यानी कि बचाना है, एयर पॉल्यूशन को हमें बचाना है, कंट्रोल करना है, और एबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन के ऊपर लॉ लगाने हैं। और जो पर्पसफुल होने चाहिए उनके पीछे कोई बोर्ड होना चाहिए, और ऐसे बोर्ड्स को असाइन करना चाहिए। जस्ट लाइक एक बोर्ड का नाम बता दो मैं, आरटीओ। तो आरटीओ आपका यही होता है कि ये उसका काम यही होता है कि पेट्रोल की गाड़ी 15 साल तक वैलिड रहती है, डीजल की 10 साल तक। तो ये वो बताता है कनेक्टेड करके, ठीक है, ओके। अब मूव करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ।
तो इसका ऑब्जेक्टिव पहला मैंने बताया ना, नाम में मिलेगा। पहला है प्रिवेंशन यानी बचाना, दूसरा है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखना, एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। अबेटमेंट में आपको बताता हूँ लॉ, यानी एयर पोल्यूशन के लिए लॉ होना चाहिए, ठीक है। एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ एयर, सेकंड है जो एयर की क्वालिटी मेंटेन करना, एंड थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कोई ना कोई हमें बोर्ड यानी कोई टीम गठित करनी है, ठीक। ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। प्रोहिबिट द कैप्चरिंग, किलिंग, पॉइजनिंग और ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। बेसिकली ये जो हमारा है, ये आप देख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए है। ये जो लॉ है हमारा, इसमें क्या है, प्रोहिबिट, ये प्रोहिबिट करता है कैप्चरिंग यानी पकड़ना, किलिंग यानी मारना, और पॉइजनिंग माने जहर देना, और ट्रैपिंग माने उनको ट्रैप करके रखना, वाइल्ड एनिमल्स को। तो ये लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इस बारे में। तो किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम कैप्चर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, पॉइजन नहीं दे सकते, ट्रैप नहीं कर सकते। जस्ट लाइक काला हिरन केस था ना सलमान खान का, तो उसमें क्या था, वो काला हिरन जो था वो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, और उनको उन्होंने किल करा था। तो उनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर ही उनपे जो केस चल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, पहला, टू मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इकोलॉजिकल प्रोसेस जितना भी होता है हमारा वाइल्ड लाइफ का, वो मेंटेन रहे, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मेंटेन रहे, वो अपना जिए हम अपना जिए अलग। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, यानी कि एक एक टाइम ऐसा आया था जो हमारे पास लॉयंस थे और टाइगर्स थे, वो एक तरफ से एंड होने वाले थे, यानी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग तरीके के जो जीव थे वो खत्म होने वाले थे, तो वो प्रिजर्व रहे, यानी कि एक तरह से खत्म ना हो। और थर्ड है टू इंश्योर द कंटिन्यूस यूज ऑफ स्पेसीज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी अलग अलग स्पेसीज भी हमारे कंजर्व रहे, कंटिन्यूस रहे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनजीओज। एनजीओज आपने वर्ड सुना होगा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये लिख रहा है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक लीगली कंस्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कुछ प्राइवेट लोगों ने ही बनाई होती है, और इसके ऊपर सरकार का कोई राज नहीं चलता है। बस हाँ, ये लीगल होनी चाहिए बस, उसके बाद इसके जो पूरे एग्जीक्यूशन होता है वो प्राइवेट ही होता है, प्राइवेट लोगों के द्वारा ही होता है। और इसका कोई भी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, वो ही हमारे एनजीओ होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन गवर्नमेंटल होती हैं यट लीगली कंस्टिट्यूटेड होती हैं बाई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, और इनके पीछे कोई भी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। बट नाउअडेज ये सब एनजीओ यूज होते हैं, क्यों, बड़े जो लोग होते हैं उनके ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। सो बेसिकली इसका रोल क्या होता है, एनजीओ का रोल तो आपको पता ही होंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रोल होते हैं, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लाइक ये जो अंधे लोग होते हैं उनका ऑपरेशन कराते हैं, रिलीफ टू द ब्लाइंड, डिसेबल्ड जो होते हैं उनको हेल्प करते हैं, मान के चलो चेयर बांट दी, व्हील चेयर बांट दी। एंड डिसएडवांटेज एंड हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर यानी जच्चा बच्चा हेल्थ केयर को ये एनहेंस करते हैं। और फैमिली इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से फैमिली प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपको प्लानिंग करनी चाहिए फैमिली की, कितने आपको चाइल्ड रखने चाहिए कितने नहीं, मतलब एक तरीके से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि हमारे हित के लिए काम करती हैं। एनलिस्ट द वेरियस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एनजीओज। अब ये आपसे पूछा है कि कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एनजीओज बताओ। एनजीओज का मतलब आपको पता है, एनवायरमेंटल मतलब जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे एनजीओज का नाम बताना। पहला आपको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये नाम है। दूसरा आपका ग्रीन पीस फाउंडेशन, ये भी नाम है। एंड तीसरा कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये आपकी तीनों जो है इंटरनेशनल, ये बात ध्यान रखना, इंटरनेशनल पर्यावरण
के एनजीओ हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले एक बार देख लो एनजीओ के रूल्स क्या होते हैं। एनजीओ के रूल मैंने अच्छे से 7 मार्क्स में एक्सप्लेन किए हैं अपनी वन शॉट वीडियो में। तो इसका पहला रूल होता है प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विस, सामाजिक सर्विस प्रोवाइड करना। एडवोकेट कम्युनिटी डेवलपमेंट का एडवोकेट्स करना। रन इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव चलाना। एंड प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअर लोगों का इंटरेस्ट को प्रमोट करना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी मेरे चैनल के बारे में। तो मेरे चैनल का नाम आईटेक वर्ल्ड AKTU है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसमें सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जस्ट लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे आपको फर्स्ट ईयर के। अब जो आप सेकंड ईयर में आओगे उसके टॉपिक मिल जाएंगे, थर्ड ईयर के टॉपिक मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट के। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की मैंने वन शॉट वीडियो बना रखी है डिटेल्ड में फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली। तो उसको एक बार देखेंगे तो आपको उसमें पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे पहली वीडियो। फिर आपको सारे फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पूरी यूनिट्स का। उसके बाद इसमें आपको स्ट्रेटेजी वीडियो मिल जाएगी हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। और बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने सारी बनाई दी हैं पहली यूनिट से लेकर 5वीं यूनिट तक। और इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को। पहला जनरेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना वेस्ट ज्यादा होगा। सेकंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को भी एक तरह से थ्रेट है। थर्ड है स्ट्रेन ऑन फॉरेस्ट, जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी फॉरेस्ट की नीड ज्यादा होगी। लैंड डिग्रेडेशन, उतना ही लैंड की जो क्वालिटी होगी वो डिग्रेड होती जाएगी। ये सब ह्यूमन पॉपुलेशन के इफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये टर्म आपका जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है विद एक्ट्स। तो इसको एक बार वन शॉट वीडियो में जरूर देख लेना। ऑल दो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूँ। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, एनवायरमेंट इसको दोनों, अब मैं आपको अच्छे से बताऊं इसको दो पार्ट्स में। आप लिटरल मीनिंग बताता हूँ मैं इसको, आप एक बार क्या करो एनवायरमेंटल एजुकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ये दो वर्ड से बना हुआ है, पहला है आपका एनवायरमेंट, दूसरा एजुकेशन। एनवायरमेंट आपको पता है कि हमारा सराउंडिंग्स, द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर रह रहे हैं वो एनवायरमेंट होता है। एजुकेशन क्या होता है, उसके बारे में टीच करना, सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज देना, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना। तो हम लौट के आते हैं अपनी डेफिनेशन पर। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है, यानी कि पैटर्न वाइज एफर्ट है जो टू टीच अबाउट हाउ नेचुरल एनवायरमेंटल फंक्शन, जो सिखाता है हमें एनवायरमेंट कैसे फंक्शन करता है पर्टिकुलरली, एंड हाउ ह्यूमन कैन बीइंग मैनेज देयर बिहेवियर एंड इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू लिव सस्टेनेबली। और ह्यूमन बींग्स अपने बिहेवियर को कैसे मैनेज कर सकता है इकोसिस्टम में सस्टेनेबल जीने के लिए। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपको पहली यूनिट में मैंने अच्छे से बता दिया था, उस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको सस्टेनेबल का मतलब भूल गए हो तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पिछली बार एक क्वेश्चन जरूर आया था। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन ये हो गया। अब बात कर लेते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे बता ही दिए हैं। दूसरा आता है सारे वन शॉट वीडियो मैंने आपको करा दी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन की सारी वीडियो करा दी। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो क्या आएगा, आपको लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा मेरी वीडियो पे। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक वो भी वीडियो आ गई होगी। तो बाकी रही बात नोट्स की, तो नोट्स के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, वहां पे जाके उसको ज्वाइन करो, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। भाई हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके दो पार्ट करके उसकी चीजें भी अंदर समझ ली, लेकिन इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस तो बताओ मुझे। इंपोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ, इट हेल्प इन इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, हार्मोनी के लिए हेल्प करती है। इट हेल्प अस इन फाइंडिंग वेज टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक बैलेंस को बनाने के लिए हेल्प करती है।
इट ट्रेन अस टू कंजर्व अवर फास्ट डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमारे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है कोल वगैरह, जिसको हम अनब्लाइंडेडली सॉरी ब्लाइंडेडली हम खर्च करते जा रहे हैं, तो उसको हमें ट्रेन करती है कंजर्व करने के लिए। हमारे जितने पेट्रोल डीजल है उसको हमें ट्रेन करती है कि कम से कम रिसोर्सेज यूज करो, लाइट एनर्जी उसको। फोर्थ है, इट हेल्प टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फूड चेन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। फूड चेन को हमें समझने के लिए ये अंडरस्टैंड करती है, हेल्प करती है। फूड चेन वर्सेस फूड वेब, आप आपने इससे पिछली वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो तो एक बार जरूर देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। वुमेन्स रोल इन एजुकेशन इन इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट बार 7 मार्क्स में आया था ये, 7 मार्क्स। इसका मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन अपनी वन शॉट वीडियो में दे रखा है, उसमें जाके आप जरूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन की। It not only help in development on a half of the human resources but in improving the quality of life at home and outside। मतलब वुमेन एजुकेशन सिर्फ खाली वुमेन एजुकेशन यानी तक ही लिमिटेड नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करती है घर पे भी बाहर भी। यानी कि अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जस्ट लाइक आप एक मैन को पढ़ाओगे तो खाली एक मैन ही शिक्षित होगा, अगर आप एक वुमेन को पढ़ाओगे तो उसके बच्चे भी हैं वो भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक ऐसे ही, ये मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो एजुकेटेड वुमेन कैन आल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप वुमेन में एजुकेशन प्रोवाइड करवाओगे तो मोर्टेलिटी रेट भी बढ़े, कम होगा। सॉरी, जो इन्फेंट इन्फेंट माने छोटे बच्चे होते हैं जो विदाउट नॉलेज, मतलब छोटे बच्चे होते हैं माँ की नॉलेज के बिना जो मर जाते हैं, तो उसको उसमें इसका रिडक्शन मिलेगा। ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि जो पॉपुलेशन पर वो भी कम होगा। तो मतलब वुमेन एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें सारे कई सारे सब पॉइंट्स आते हैं इस पूरे क्वेश्चन में। तो वो एक बार आप जाके वन शॉट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज ज्वाइन Telegram group for handwritten notes, quantum and other study material. And please don't forget to like my video, comment, share and subscribe. Thank you.